आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। हिंदुस्तान और हमारे दुनिया भर के तमाम मुल्कों में इस वक्त जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने कहा है कि सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी का कत्ल एक साजिश के तहत प्री प्लान तरीके से किया गया है। इस्तांबुल में पार्लियामेंट से खिताब करते हुए अर्दगान ने कहा कि इस कत्ल केस की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाई जाएगी। सऊदी के मशहूर सहाफी जमाल खाशोगी कत्ल केस में तुर्की ने आज बड़ा इंकशाफ किया। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने कहा कि जमाल खाशोगी के कत्ल की साजिश कई दिन पहले यानी 29 सितंबर को रची गई थी। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए अर्दगान ने कहा कि तुर्की ने ऐसे कई सबूत जुटाए हैं जिससे बात साफ हो जाती है कि 2 अक्टूबर को खाशोगी को प्री प्लान तरीके से काउंसिल खाने के अंदर ही मारा गया और उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाई जाएगी। The information and the evidence that we have so far collected indicate that Jamal Khashoggi was slain in a vicious, violent murder. Whitewashing such barbarity will of course injure and wound the conscience of all humanity. And we are of course looking forward to the same sensitivity being demonstrated by the administration of Saudi Arabia and all other parties to this affair. Dear friends, the Saudi Arabian administration took an important step by acknowledging and admitting the murder. And now our expectation from them going forward is that all those responsible from the highest degree, highest level to the lowest level will be highlighted, will be brought to justice and will get the punishment they deserve. And there are indeed strong signs that the incident was not a momentary issue or a momentary result of something that erupted on site, but rather the result of a planned operation. And of course, in light of the existing information, the following questions still are relevant. वहीं खाशोगी कत्ल मामले में सऊदी अरब झूठ बोल रहा है। ये जानते और मानते हुए भी ट्रंप सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सऊदी अरब के साथ हुए दिफाई समझौते को रद्द नहीं कर सकते। Well, you know what, John, I'm going to know very shortly because I have a great group of people in Turkey right now and a great group of people in Saudi Arabia. We will know very soon. We have tremendously talented people that do this stuff very well. They're coming back tonight, tomorrow, and I will know very soon. I don't want to lose all of that investment that's being made in our country. I don't want to lose 1 million jobs. सऊदी अरब शुरुआत में इस बात को मानने से इनकार करता रहा है कि खाशोगी का कत्ल काउंसिल खाने में हुआ है। हालांकि बाद में सऊदी अरब ने कबूल किया कि खाशोगी काउंसिल खाने के अंदर बहस के बाद हुए झगड़े में मारे गए। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने माना कि जमाल का कत्ल एक बड़ी गलती थी, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इसमें सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कोई रोल है। आदिल अल जुबैर ने कहा है कि सहाफी जमाल की हलाकत की जामे तफ्तीश हर सूरत में मुकम्मल की जाएगी। We are going through a crisis of sort resulting from the very regrettable and abhorrent incident that took place in Turkey. Nobody in the kingdom can justify it or explain it. And from the leadership on down, we're very upset about what has happened. And of course the king has made it clear that there will be investigation, justice and retribution to those responsible. उधर रियाद में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस भी खाशोगी के कत्ल के बाद पैदा हुए सूरत हाल की चपेट में आ गया है। इस कॉन्फ्रेंस में 140 फर्मों के 150 हाई प्रोफाइल अफराद खिताब करने वाले थे, लेकिन अब 40 लोगों ने खुद को रियाद कॉन्फ्रेंस से अलग कर लिया है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और नीदरलैंड की सरकार ने अपने लोगों को सऊदी अरब भेजने से मना कर दिया है। अमेरिका और जर्मनी के कई आला अहलकार भी कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो रहे हैं।
खाशोगी कत्ल से सऊदी अरब खासकर मोहम्मद बिन सलमान की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त आलमी उमूर के माहिर और खासतौर से मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट अखलाक उस्मानी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अखलाक साहब, खैर मकदम है आपका वर्ल्ड न्यूज में जी सलाम पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कुछ हो रहा है सऊदी अरब के साथ, जो कुछ उजागर हो रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और अब सब कुछ धीरे धीरे साफ होते जा रहा है, ऐसे में कैसे अपना बचाव कर पाएगा सऊदी? देखिए, मैं कहूंगा कि ये सऊदी अरब का अपने बूते से बाहर का काम था, जो हिट स्क्वाड को उन्होंने वहां भेजा और एक जर्नलिस्ट को कॉन्सुलेट में ही कत्ल किया गया मुबैना तौर पे, और बाद में उनके बॉडी पार्ट्स को जगह जगह दफनाया गया। ये अब सारा मामला सऊदी अरब की हुदूद से बाहर निकल चुका है और इसमें अब ये बहुत सारी पार्टी बन गए हैं, जिसमें रिसेप तैयब एर्दोगान जो सदर हैं तुर्की के, वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर बन के उभर रहे हैं। अगर आपने उनके बयान पे गौर किया हो तो वो बिल्कुल भी सऊदी अरब को बख्शने के मूड में नहीं है। और आपके चैनल ने जरूर इस बात को दिखाया होगा कि अब से 3 घंटे पहले स्काई न्यूज ने खबर फ्लैश की है कि खशोगी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो उनके बदन के हिस्से हैं, वो कौंसिल जनरल के मकान के 500 मीटर के दायरे से बरामद होना शुरू हो गए हैं। जी। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि सऊदी अरब के सामने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो मैसेज बाकी दुनिया में जाएगा वो ये होगा कि सऊदी के जो सफारत खाने और जो कॉन्सुलेट हैं वो दरअसल कत्ल खाने हैं, और जो कोई भी सऊदी रिजिम की मुखालफत करता है उसको इसी तरह का अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ये इमेज तो बन गई, ये इमेज तो बन रही है अखलाक उस्मानी साहब, लेकिन अमेरिका का रुख अभी भी बहुत ज्यादा साफ नहीं है इसको लेकर के, और कहीं ना कहीं सपोर्ट में है अमेरिका। अभी भी ट्रंप का हमने बयान सुनाया, उन्होंने अपनी बात कही कि वो जो हथियारों को लेकर जो डील हुई है उसको रद्द नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो झुकाव दिखता है अमेरिका का, और बचा ले जाएगा ऐसा लगता है अमेरिका। देखिए, मुझे आपके सवाल के जवाब में मैं 2 बातें कहूंगा। पहला कि तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात में जबरदस्त कशीदगी है। एर्दोगन और ट्रंप 2 अलग अलग धड़ों में हैं, और ये सब जानते हैं कि एर्दोगन मुस्लिम ब्रदरहुड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ओबामा के करीब थी, और अब ट्रंप चूंकि एर्दोगन से पहले से दूरी बना चुके हैं, तो एर्दोगन इसे एक सियासी मौके के तौर पे भुनाना चाहते हैं। आप देखिए, ना वो अमेरिका की सुन रहे हैं और ना ही सऊदी अरब की। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जो रियाद के जो मक्का के जो मेयर हैं, जो सलमान, मोहम्मद बिन सलमान के बड़े करीबी, उनके भाई कजिन हैं, वो मनाने के लिए एर्दोगन को पहुंचे थे और वो डील फेल हो गई। अब आप ये देखिए कि एर्दोगन लगातार बहुत एग्रेसिव हैं। आज भी उन्होंने रूलिंग पार्टी की जो सांसद हैं उनके साथ एक मीटिंग की और कहा कि सऊदी अरब इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। तो दरअसल अमेरिका बहुत कुछ चालेगा, तब भी इस मामले को मैनेज नहीं कर पाएगा जब तक तुर्की उनके साथ नहीं आता है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि एर्दोगान इस पूरे सियासी मुश्किल में अपने कंट्री को किस तरह से इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि तुर्की की जो करेंसी है लीरा, आपको याद होगा कि 1 महीने तक अमेरिका ने पूरा मूवमेंट चलाकर उसकी करेंसी को डाउन किया था, और अब एर्दोगन इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं ये बहुत बड़ा मौका हाथ लगा है। जी। बहुत शुक्रिया अखलाक उस्मानी साहब, वक्त देने के लिए, अपनी अहम राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे आलमी उमूर के माहिर, मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट अखलाक उस्मानी साहब। उधर सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले में सऊदी अरब पर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ता ही जा रहा है। जर्मनी के बाद अब कनाडा ने भी कहा है कि वो सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई रोक सकता है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो सऊदी को हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों की सप्लाई रोक सकते हैं। कनाडा में अपोजिशन जमातों से ट्रूडो से सवाल पूछा कि वो हुकूक इंसानी की पामाली करने वाले सऊदी हुकूमत को हथियारों की सप्लाई क्यों करना चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए कनाडा के वजीर आजम ने कहा कि वो अपने इत्तेहादी ममालिक से बातचीत कर रहे हैं और हथियारों की सप्लाई पर असर नौ गौर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि कनाडा हर साल सऊदी को $1.3 बिलियन की हथियार सप्लाई करता है। We are gravely concerned by the murder of Jamal Khashoggi. We do not find the explanations that have been offered to date to be credible or consistent. That is a serious problem for Canada. We continue to insist upon a full, transparent, and credible investigation, and it is absolutely essential that those responsible for the murder of Jamal Khashoggi be brought to justice. This morning, the Prime Minister convened a meeting of the Incident Response Group.
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका रूस और चीन पर दबाव बनाने के लिए अपने जौहरी हथियार साजी को और मजबूत करेगा। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने दोहराया कि रूस ने 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस समझौते की खिलाफ वर्जी की है। ट्रंप ने इस मुआहदे को तोड़ने की बात भी कही है। वाज़ेह है कि अमेरिका और साबिक सोवियत यूनियन के सरबराह मिखाइल गोर्बाचोव, रोनाल्ड रीगन के बीच ये समझौता 1987 में हुआ था और सर्द जंग के वक्त समझौता वस्तु दूरी की मिसाइल बनाने पर पाबंदी लगाता है। वहीं रूस ने भी इंतबा दिया कि अगर अमेरिका और हथियार बनाता है तो फिर वो इसके जवाब में और हथियार बनाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने हथियार बनाएगा जब तक कि समझौता तोड़ने वाले लोगों को होश नहीं आ जाता। Russia has not adhered to the agreement. This should have been done years ago. Until people come to their senses, we have more money than anybody else by far. We'll build it up. Until they come to their senses. When they do, then we'll all be smart and we'll all stop. And by the way, not only stop, we'll reduce, which I would love to do. But right now, they have not adhered to the agreement. लैटिन अमेरिकी मुल्क होंडुरास, ग्वाटेमाला और दीगर ममालिक से लोग बड़ी तादाद में अमेरिका में दाखिल होने के लिए मैक्सिको सरहद तक पहुंच गए हैं। हजारों पनागुजीनों का कारवां मैक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच एक पुल पर रुककर उत्तर की तरफ जाने के पहले पार कर मैक्सिको में घुस आए हैं। हालांकि मैक्सिको हुकूमत अपने मुल्क और ग्वाटेमाला के बीच सरहद पर बने एक पुल पर इस कारवां को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन कई पनागुजीन नदी में कूदकर अमेरिका की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की मैक्सिको से लगने वाली सरहद को बंद करने और लैटिन अमेरिका से आने वाले गैर कानूनी मुहाजिरीन को रोकने के लिए फौज तैनात करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अल सल्वाडोर, होंडुरास और ग्वाटेमाला जैसे मुल्कों को अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली माशी मदद भी बंद की जा सकती है। We have been giving so much money to so many different countries for so long, and it's not fair and it's not good. And then when we ask them to keep their people in their country, they're unable to do it. So make America great again. कई दौरों के आला सतही मुज़ाकरात के बाद शुमाली और जनूबी कोरिया के रिश्तों में बेहतरी देखने को मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में दोनों कोरियाई ममालिक ने सरहदी इलाके पनमुनजोन को हर किस्म के बारूदी सुरंगों से पाक कर दिया है। सरहदी इलाकों को बारूदी सुरंगों से पाक करने की तस्दीक जनूबी कोरिया वज़ारत दिफा ने की है। इस बयान में यह भी कहा गया है कि अब अगले 3 बरसों के दौरान इस सरहदी मकाम से तमाम हथियारों और वहां तैनात हिफाजती दस्तों को भी पीछे हटा लिया जाएगा। इसके अलावा दोनों कोरियाई ममालिक के दरमियान 250 किलोमीटर के मुश्तरका सरहदी इलाके को असलहे से पाक करने के लिए मुशावरात भी जारी हैं। पनमुनजोन से बारूदी सुरंगों को हटाने की कोरियाई जजीरे पर अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और सितम ढाने वाले म्यांमार के 5 आला फौजी जनरलों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन म्यांमार के इन जनरलों पर पहले ही पाबंदी लगा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा है कि वो एक लेफ्टिनेंट जनरल सहित 5 अफसरों की जायदाद फ्रीज कर देगी और इस लेफ्टिनेंट जनरल ने उन मुहिम की अगुवाई की थी जिस पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद ढाने का इल्जाम है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा मॉरिस पायने ने कहा है कि म्यांमार के फौजी अफसर आंग क्वा जा, मोंग मांग सो, आंग आंग, थान ऊ और खिन मोंग सो अपने अपने फौजी यूनिटों के जरिए किए गए हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी के लिए जिम्मेदार हैं। पाबंदी के बाद ये लोग ऑस्ट्रेलिया का दौरा या कारोबार नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि म्यांमार के रखाइन सूबे में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के बाद 7 लाख रोहिंग्या भाग करके बांग्लादेश की सरहद पर पनाह गुज़ीर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कमीशन ने कहा कि पब्लिक स्पेस पर बुर्क़े पर पाबंदी लगाने का फ्रांस का फैसला हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी है। केम्टी ने अपने बयान में कहा कि फ्रांस को अपने कानून पर असर-ए-नौ गौर करना चाहिए। फ्रांस ने 2010 में यह कानून बनाया था। इसके तहत कोई भी आम जगहों पर बुर्का नहीं पहन सकता। इस कानून के खिलाफ वर्जी पर 2012 में सजा पाने वाली 2 फ्रांसीसी खवातीन की शिकायत पर यूएन हुकूक इंसानी कमीशन ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही फ्रांस को उन्हें मुआवजा देने का भी हुक्म दिया है। कमेटी ने कहा कि फ्रांस इस कानून के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। फ्रांस सरकार को इससे मुताल्लिक उठाए गए कदमों की रिपोर्ट 180 दिन में सौंपने को कहा गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अमन चाहते हैं। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योरशिप फोरम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसियों और खासतौर से हिंदुस्तान
और अफगानिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। इमरान खान ने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। इमरान ने कहा कि वो भारत में 2019 के लोकसभा इंतखाबात के बाद फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। उनका मानना है कि नई दिल्ली ने बातचीत की उनकी पेशकश को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि पड़ोसी मुल्क के इंतखाबात में पाकिस्तान एक मुद्दा है। So what we need is stability. Now stability means peace with all its neighbors. We have peace with India, we have peace with Iran, peace with China and Iran. Our problems are right now with Afghanistan and with India. Now when I won the elections and came to power, the first thing I tried to do was to extend a hand of peace to India. Unfortunately, and I think it's because of the Indian election coming up, and because, sadly, anti-Pakistan rhetoric brings in votes, I'm afraid we got no response from India. In fact, got rebuffed by India. Now, what we are hoping is that we'll wait till the elections, then again we will resume our peace talks with India. Peace with India is important not just for Pakistan, but for India as well. All the money that should be diverted to our human resources ends up being diverted to non-productive arms race. And secondly, peace with Afghanistan, peace in Afghanistan. It's critical for Pakistan because at the moment, the low amount of terrorism coming into Pakistan is from Afghanistan. And so it's for us, for Pakistan, it's extremely important that we have peace with both the neighbors. के सबसे लंबे पुल का इफ्तिताह कर दिया है और इसके इफ्तिताही तकरीब में चीनी सदर शी जिनपिंग भी शामिल हुए और तमाम लोगों को मुबारकबाद दी। हांगकांग, झुआई और मकाओ को जोड़ने वाला ये ब्रिज 55 किलोमीटर लंबा है और इसे आवाम के लिए आज खोल दिया गया। ये नदी या समंदर कहीं पर भी बना दुनिया का छठा सबसे लंबा पुल है। झुआई चीनी मेनलैंड पर बसा शहर है जो कि अब हांगकांग और मकाओ दोनों स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से जुड़ जाएगा। इस पुल में डुअल 3 लेन है जो कि समंदर के ऊपर 22.9 किलोमीटर है, जबकि 6.7 किलोमीटर समंदर के नीचे सुरंग नुमा शक्ल में है। इसकी गहराई 44 मीटर तक है और पुल का बाकी हिस्सा जमीन पर बना हुआ है। सुरंग के दोनों तरफ 2 मसनूई जजीरे हैं। ये दोनों 10 लाख वर्ग फुट से ज्यादा इलाके में बने हैं और इस पुल में 4 लाख टन स्टील है जो रिएक्टर पैमाने पर 8 शिद्दत के ज़लज़ले को बर्दाश्त कर सकता है। ये पुल काफी वक्त भी बचाएगा। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से झुआई तक जाने में 4 घंटे का वक्त लगता है जो कि अब घट करके 45 मिनट रह गया है। बहरुल काहिल में समंदरी तूफान विला मजबूत होकर के मैक्सिको की जानिब बढ़ रहा है। विला नाम का तूफान महकमा मौसमियात के मुताबिक ये कल तक मैक्सिको के मगरबी साहिल माजाल्टन और प्यूर्टो वालार्तो से टकरा सकता है और इस तूफान की वजह से 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का खदशा है। मार्स यानी कि मरीख सैयारे को लेकर के मौजूदा स्टडीज के बरक्स एक रिसर्च सामने आया है। इसका दावा है एक रिसर्चर्स का कि लाल सैयारे की सतह के नीचे नमकीन पानी में इतनी ऑक्सीजन हो सकती है कि वो छोटे जानदारों के जिंदा रहने के लिए काफी है। साइंसदानों के मुताबिक इस नतीजे से मुस्तकबिल में मरीख मिशन के लिए बेहतर प्लानिंग की जा सकती है। इससे रोवर इस सैयारे पर मौजूदा या मुस्तकबिल में रहने के काबिल माहौलियात की तलाश कर सकेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंसदानों की अगुवाई वाली टीम का कहना है कि मरीख पर किसी भी सतह से पानी की मौजूदगी है तो वहां उम्मीद से ज्यादा ऑक्सीजन हो सकती है। हमारी और आपकी जिंदगी में टेक्नोलॉजी का अमल और दखल बढ़ता जा रहा है। रोबोट अब इंसानों की जगह ले रहा है और एक हिंदुस्तानी कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि आपके लिए खाना बना सकता है। यकीन नहीं आ रहा हो तो देखिए रिपोर्ट। अब किचन में भी रोबोट ने इंसानों की जगह ले ली है। कई मुल्कों में तो ये हजारों लोगों के लिए खाना भी बना रहे हैं। हिंदुस्तान में भी रोबोट हमारे किचन में पहुंच गए हैं। मिलिए इस मोकोनिकल रोबोट से।
इस रोबोट की दिलचस्प बात यह है कि ये कई इंडियन डिशेस बना सकता है। देखिए ये रोबोट कितनी सफाई से पनीर और शिमला मिर्च की रेसिपी बना रहा है। इन्हें पता है कि कब क्या डालना है। खास बात यह है कि इन्हें मसालों के बारे में भी पूरा इल्म है। जब ये रोबोट खाना बनाना शुरू करता है तो पूरा करके ही दम लेता है। ये शेफ रोबोट कई इंडियन डिशेस बनाने में माहिर है। बस आपको ये करना है कि जरूरी सामान इसके कंटेनर में डालना है। इसके बाद ये अपने आप खाना बना लेता है। अगर आप इस शेफ रोबोट को अपने घर लाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि यह अगले साल तक मार्केट में दस्तयाब होगा। इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये 30 तरह की डिशेस बना सकता है। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।